हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक लंबे अरसे के बाद वीडियो जब शुरू हुई तो पिछले दिन मैंने कहा था कि आज यहां पर मैं एक नए श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं जो विशेष करके एसएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए है। श्रृंखला को इस तरीके से रखा जाएगा जिसमें हर एक एपिसोड आपके लिए फायदेमंद होगा। जिसके पहले एपिसोड में मैंने एरर स्पॉटिंग के 10 सवाल रखे, लेकिन वीडियो 42 मिनट की थी, तो उम्मीद तो यह है कि उसमें जितने भी पॉइंट्स की चर्चा मैंने की होगी उसमें बहुत सारी जानकारी आपके लिए नहीं होगी और आपके लिए वो एपिसोड बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और एक अहम टॉपिक जहां से कम 5 से 6 सवाल पूछा जाता है और ये सवाल विशेष करके एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हर एक परीक्षा में पूछी ही जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आता है उसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके भाव को समझकर दिए गए शब्दों में से चुनाव करना होता है कि जो शब्द ऑप्शन में दिया गया है वो उस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ये ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी को प्रभावी बनाना चाहते हैं, आप भी किसी के द्वारा कहे गए ऐसे शब्द जो कि एक बड़ी और अच्छी मीनिंग रखते हैं, व्यापक मीनिंग रखते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इस सेशन में बने रहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए भी कहीं ना कहीं से फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। जानकारी में आपको बता दें कि यह सेशन भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट पर होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जो अगर पहले से पढ़ रखे हैं, आपके पास कोई जानकारी है, तो हम उसको प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने रखें। 30 सेकंड का समय सीमा हम आपको देंगे। उस समय सीमा में आप इसको बनाइए और आप देखिए कि ये जो 10 सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, इसमें कितना आप सही कर पाते हैं। जब समय बीत जाएगा और आंसर की बारी आएगी, तब हम आपके सामने हर एक ऑप्शन की मीनिंग को रखेंगे एंड देन उसमें से सही आंसर कौन सा है ये हम बताएंगे। इस माध्यम से एक्सप्लेनेशन भी होगा, बार बार वो दोहराएगा तो याद भी होगा और आगे के सेशन के लिए इसको बाकी नहीं रखना पड़ेगा। बस एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, ये आपके साथ रह जाएगा और एग्जामिनेशन में आपके लिए आंसर के तौर पर अंक जुटाने में मदद करेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि कौन कौन से नए शब्द यहां पर सीखने के लिए मिलते हैं और उसकी क्या मीनिंग है। चलिए देखते। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है, लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। एक समय की पाबंदी लगा रहे हैं। यह समय की पाबंदी है कि आप उतने समय में सोच करके, और विशेष करके ये इंटरमीडिएट और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जो कि काफी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, जिनको जानकारी है, जिन्होंने कई बार एग्जामिनेशन में अपनी भागीदारी जो है दिखाई है, वहां पर शामिल हुए हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ये एक प्रकार का प्रैक्टिस होगा। और जो नए बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे अपनी सूझबूझ रूट वर्ड के हिसाब से, या फिर जो आप कहीं पढ़ रहे हैं उस संदर्भ में अगर कहीं आपने सुन रखी है तो उसके हिसाब से इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। आंसर नहीं हो पाता है कोई बात नहीं है, आज हम यहां पर इसको करा रहे हैं जो कि आपके शब्द भंडार में जुटेगा और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेगा। तो कहीं से भी फ्रस्ट्रेट होने या अपने आप को हताश, निराश और नीचा दिखाकर सोचने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां से हम सीखेंगे और हर एक सेशन में नई नई जानकारी हम आपके सामने रखते जाएंगे। आप उसको जोड़ते जाइए और एक दिन आएगा जब आप जरूर सफल होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समय एंड देन समय के लिए हम आपको 30 सेकेंड्स का ही टाइम देंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्पेशल का सेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। 30 सेकंड का समय लगाना है। चलिए बिना देरी किए हुए, समय गंवाए हुए, हम अपने पहले सवाल पर आते हैं और आपके समय की शुरुआत होती है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है और यहां पर देखिए कि जो एकदम शुरुआती दौर के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है कि ये सारा का सारा नया हो, लेकिन ये शब्द आपका सुना हुआ है ना। ये शब्द भी आपका सुना हुआ है, ये शब्द आपका सुना हुआ है, ये शब्द आपका सुना हुआ होना चाहिए। ऐसी तो संभावना है कि आप सबने इन सारे शब्दों को सुन रखा होगा। अब मैं यहां पर सीधे सीधे आंसर बताऊंगा तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। मैं एक एक करके सबकी मीनिंग आपको बताते जाता हूं, देन आपको उसके हिसाब से सोच करके आंसर को बताना है। और इसमें भी आप चाहें तो उसके आधार पर आंसर को देख करके, और 2-3 बार जो मैं यहां पर बोलता हूं एकदम ध्यान से सुनिए और उसको वहां पर लिखिए जरूर। नोटबुक और पेन का होना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। पहला है फिसिलेट, है ना। फिसिलेट वर्ड है जिसका मतलब होता है लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। ठीक है, मुझे यहां पर आ रहा है जैसे कि आर्चरी आपका सुना हुआ शब्द है, सूट आपका सुना हुआ शब्द है। देखिए क्या है? अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसाइल थ्रोन ऑल एट द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन। मतलब है कि लगातार, एक के बाद लगातार फायरिंग की बात कह रहे हैं। फ्यूसिलेट याद रखिएगा, फ्यूसिलेट, फ्यूसिलेट का मतलब होता है लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। देखिए मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको लिखिए और 2-3 बार दोहराइए। क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। मतलब यहां पर जो पहला ऑप्शन है फ्यूसिलेट, उसका मतलब है लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसाइल थ्रोन ऑल एट द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन। अब देखिए दूसरा, रेटल, खरखराहट की तेज आवाज। और मुझे लगता है कि इससे परिचित आप होंगे। एक सांप की प्रजाति है रेटल स्नैक, जिसके आवाज उसके पूंछ में एक झुनझुने जैसी होती है, जिसको कि वो खरखराहट की आवाज निकाल करके ये सूचना देता है कि भैया हमसे दूर रहो, हम जहरीले हैं, अगर मैंने काटा तो जान चली जाएगी। रेटल स्नैक से खरखराहट की तेज आवाज, रेटल का मतलब होता है। ठीक है, कह रहा है टू मेक और कॉज, टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड्स। क्या करना है? इसका नॉकिंग साउंड से रेटल का मतलब है खरखराहट की तेज आवाज। तो अगर हम एलिमिनेट करें तो ये मेरा आंसर यहां पर नहीं होगा, है ना। फिसिलेट का मतलब है लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसाइल्स थ्रोन ऑल एट द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन। अब देखिए ये सूट, इसका मतलब जानते ही हैं, फोटो लेना होता है, निकलना होता है, शिकार खेलना होता है। सूट करने से भी सेंस आता है। टू फायर अ गन और अनदर वेपन अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री, उसको भी हम सूट कहते हैं, है ना। जो अंकुरन निकलता है नया, उसको भी कहते हैं। तो यहां पर लगातार की बात नहीं आई है, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो जा रहा है। और आर्चरी का मतलब जानते ही हैं, तीरंदाजी से होता है, द स्पॉट ऑफ शूटिंग एरोस। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। यहां पर इसका जो आंसर है वो है ए, फिसिलेट। क्या है? सिंपल इसका मीनिंग आ गया यहां पर। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम मतलब है फ्यूसिलेट, लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। अ सीरीज ऑफ शॉट्स फायर्ड और मिसाइल थ्रोन ऑल एट द सेम टाइम और इन क्विक सक्सेशन। अब यहां पर देखिए कि मैंने एक के लिए ये ऑप्शन रखा, लेकिन बाकी 3 भी आपके सामने यहां पर है। खरखराहट की आवाज, टू मेक और कॉज, टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉट, शार्प नॉकिंग साउंड, ये जो आता है उसको कहते हैं रैटल। ठीक है, और मैंने एक उदाहरण दिया कि भैया एक सांप है जो आवाज खरखर खरखर की आवाज निकालता है, इस चेतावनी के लिए कि हम यहां पर उपस्थित हैं। सूट का मतलब होता है फोटो लेना, निकलना या शिकार खेलना। निकलना मतलब है जो बीज में से वो एक अंकुरन निकलता है, उसको कहते हैं, है ना। या फिर टू फायर अ गन और अनदर वेपन अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री, उसको कहते हैं सूट। और आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। तो देखिए जो लोग नए हैं, जिनको इन शब्द से कभी वास्ता नहीं पड़ा है, उनके लिए भी एक फायदेमंद सेशन है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो मैं 40 शब्द यहां पर आपको बताऊंगा, और जो कि काफी अच्छी संख्या होती है एक दिन में, एक सेशन में पढ़ने के लिए। और फिर उसको आप रिवीजन करेंगे, और ऐसे मैं सेशन दर सेशन लेकर के आता रहूंगा। ये आप कहीं पर भी घूम करके अगर गूगल में सर्च कर लो, कहीं पर भी देखो, ये प्रीवियस ईयर कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला सवाल यहां पर आया है, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर एट द सेम टाइम, इसका मतलब क्या है? फिसिलेट। क्या है? याद रखेंगे, फिसिलेट का मतलब होता है कि लगातार फायरिंग या गोले का दागा जाना। क्या होता है? फिसिलेट। याद रखिएगा। चलिए हम पहुंचते हैं अगले सवाल पर, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर किया होगा। आप सब में से बहुत सारे बच्चे जो पहले से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं उनको इसकी जानकारी होगी। क्या कह रहा है? अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, है ना, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन। अब पहला है सायरन। सायरन का मतलब होता है आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। तो देखिए मेरा जो है क्वेश्चन के हिसाब से जानकारी तो यहां पर नहीं है। आकर्षक परंतु क्या है? खतरनाक स्त्री। A woman who is considered to be alluring or fascinating but also dangerous in some way। मतलब है कि जो alluring है, fascinating है, आकर्षित करने वाली है, आकर्षक है, लेकिन क्या है? किसी ना किसी तरीके से वो क्या? डेंजरस भी है, खतरनाक है। सायरन का मतलब होता है आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। ये जो चार ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की स्त्रियों का परिचय है, आप इसको याद रख सकते हैं। आप देखिए कि सायरन का मतलब है आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री, मतलब है सायरन। ठीक है, याद रखेंगे SIREN। और मुझे यह बताइए कि पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था और उसका आंसर में कौन सा शब्द मैंने बताया, नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा। ये याद रखने का तरीका है। सायरन का मतलब होता है आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। दूसरा देखिए अमेजॉन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, है ना, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री को कहते हैं अमेजॉन। नॉटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल वुमेन, है ना, ये नॉटेबली टॉल। तो मेरा ऑप्शन यहां से दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे अभी विचार करेंगे। नॉटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल वुमेन को कहते हैं अमेजॉन। अगला जो है हेरिडन, है ना, हेरिडन कहते हैं कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया। तो यहां पर जो है मेरे ऑप्शन से ये एलिमिनेट हो जाता है, यहां पर पहला भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया उसको कहते हैं हेरिडन। स्ट्रिक्ट, बॉसी और बेलेग्रेंट। अब देखिए बेलेग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू से, ठीक है, बॉसी मतलब होता है बॉस के लक्षण वाली, स्ट्रिक्ट मतलब जानते ही हैं। तो ये सारे शब्द भी यहां से आप नए हैं तो चुन सकते हैं। ओल्ड वुमेन बुढ़िया के लिए इस्तेमाल करते हैं हेरिडन। ठीक है, अमेजॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री और सायरन का मतलब होता है आकर्षक लेकिन किसी न किसी अर्थ में खतरनाक, किसी न किसी तरीके से खतरनाक स्त्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? सायरन। अमेजॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री के लिए कहते हैं। हेरिडन का मतलब होता है कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया से। और जो आखिरी है श्रीव, इसका मतलब होता है बदमिजाज औरत या लड़ाकिन। श्रीव का मतलब क्या होता है? बदमिजाज औरत या लड़ाकिन। अ बैड टेम्पर्ड अनप्लेजेंट वुमन को कहते हैं श्रीव। यहां पर चार विभिन्न प्रकार के जो है औरतों की चर्चा हुई है, जिसमें पहला है सायरन। सायरन का मतलब होता है आकर्षक लेकिन किसी न किसी तरीके से खतरनाक स्त्री। दूसरा है अमेजॉन, इसका मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, अमेजॉन इस्तेमाल करते हैं। हेरिडन का मतलब होता है कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया, है ना, कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया। और जो चौथा है श्रीव, इसका मतलब होता है बदमिजाज औरत या लड़ाकिन। ये चार शब्द है जो चार अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर सकता है। चार अलग क्वेश्चन के आंसर आपके पास आ गए। तो मेरा जो आंसर यहां पर आ गया है, ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन का मतलब क्या हो गया? है ना, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। अमेजॉन का मतलब क्या है? मजबूत स्त्री से है। ठीक है, याद रखिएगा पहला था फिसिलेट, उसका मतलब था लगातार फायरिंग से। और जो दूसरा सवाल है उसमें कह रहा है टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो उसका जो आंसर है वो है अमेजॉन। क्या है? अमेजॉन मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। ऑप्शन में जो चार है सायरन, सायरन का मतलब होता है आकर्षक परंतु किसी न किसी तरीके से वो खतरनाक हो, उसको कहते हैं अमेजॉन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री से। हेरिडन का मतलब होता है कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया से। और श्रीव का मतलब होता है बदमिजाज औरत और लड़ाकिन से। बैड टेम्पर्ड अनप्लेजेंट वुमेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार शब्द और पिछला जो चार शब्द था वो भी आपको याद हो गया होगा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी बार फिर से रिपीट करते हैं कि अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन को क्या कहते हैं? अमेजॉन। सायरन का मतलब क्या होता है? आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री, है ना। हेरिडन का मतलब क्या होता है? कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया। और श्रीव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बदमिजाज औरत, है ना, अ बैड टेम्पर्ड अनप्लेजेंट वुमेन। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, एक क्या है? कठिन सवाल, प्रॉब्लम, समस्या। तो देखिए पहला ऑप्शन है लेबरिंथ। लेबरिंथ का मतलब होता है रास्तों का
जटिल जाल, इसको कह सकते हैं मेज भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए यहां पर ये भी है, ठीक। क्या कह रहा है? अ कॉम्प्लिकेटेड इररेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेज और पाथ्स इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे। भूल भुलैया कहते हैं इसको। लेबिरिंथ का मतलब है रास्तों का जटिल जाल, इसको मेज कह सकते हैं, तो ये भी सेम मीनिंग वाला यहां पर आ गया, है ना। मेज का मतलब भी वही है, रास्तों का जटिल जाल। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पाथ्स और पैसेजेस, तो ये दोनों मेरा जो है ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भूल भुलैया से है, रास्तों के जटिल जाल से है। ये प्रॉब्लम को नहीं, ठीक है, मुझे निकलने में प्रॉब्लम होगी वहां से, अगर कोई वहां फंस जाता है तो उसे उसमें से निकलने में प्रॉब्लम होगी, बट मुझे कह रहा है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, सीधा सीधा सामने से है। अब एक है कनंड्रम, मतलब होता है एक जटिल समस्या। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम आ गया, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, यहां पर मेरा जो है मिल रहा है डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। आगे देखते हैं पजल। पजल किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, समथिंग दैट बैफल्स और कंफ्यूजेस एन एनिग्मा, तो ये किसी भी प्रकार के सवाल के लिए हो सकता है, तो ये भी यहां मेरा जो है खत्म हो जा रहा है। मेरा जो आंसर है वो है कनंड्रम। क्या है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम का मतलब है कनंड्रम। क्या है? कनंड्रम। तो यहां पहला वर्ड आया लेबिरिंथ एंड मेज, बोथ आर सेम, रास्तों का जटिल जाल। मेज का मतलब भी है रास्तों का जटिल जाल, ऐसा मतलब जाल जहां पर क्या फंस जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पाथ्स और पैसेजेस। कनंड्रम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, जो कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है, कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। पजल का मतलब भी होता है जटिल समस्या, और ये एक दायरे में नहीं जाकर के थोड़ा व्यापक हो जाता है, इसलिए मेरा जो कनंड्रम है वो क्वेश्चन के हिसाब से सटीक बैठ रहा है। तो पहला सवाल जो मेरा था वो था फ्यूसिलेड, मतलब था लगातार फायरिंग के सेंस में। दूसरा क्या था? अमेजॉन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री के लिए। और जो तीसरा आया अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम का मतलब है कनंड्रम। बाकी लेबिरिंथ मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल, मेज का मतलब भी होता है रास्तों का जटिल जाल, है ना। मेज नाम से शायद कोई एक मूवी भी है हॉलीवुड में, मुझे नहीं याद है, शायद है, वहां पर भी वही है, फंस जाता है उस जटिल जाल में और निकल नहीं पाता है। कनंड्रम का मतलब, और उसी की कोशिश करता है। कनंड्रम का मतलब है एक जटिल समस्या, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, और पजल का मतलब भी होता है जटिल समस्या। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। सवाल है अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। क्या है? अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन, ठीक। देखिए आर्टिस्ट, इसका मतलब होता है नर्तक, गायक आदि मनोरंजन करने वाला कलाकार। देखिए यहां पर मेरा है म्यूजिशियन, लेकिन इसमें हो गया डांसर, सिंगर, है ना, और किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है कि ये खत्म हो जाएगा यहां से। अ पर्सन whose job is to entertain people by singing, dancing, etc. आर्टिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला। अब है वर्चुओसो, है ना। वर्चुओसो का मतलब होता है कला में निपुण। अब देखिए क्या कहता है, पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, किस तरह कला में निपुण, और अनदर आर्टिस्टिक परसूट, लेकिन विशेष करके क्या दिया हुआ यहां पर? म्यूजिक। परफॉर्मर का मतलब जानते ही है, जो किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस करता है। डीवा, डीवा का मतलब होता है लोकप्रिय गायिका, है ना। अ फेमस फीमेल सिंगर और पॉपुलर म्यूजिक, है ना, ऑफ पॉपुलर म्यूजिक। किसी भी पॉपुलर म्यूजिक की जो फीमेल सिंगर है, जो लोकप्रिय गायिका है, उसको उसके लिए क्या यूज करते हैं? डीवा, है ना। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपकी कौन सी डीवा जो है वो फेवरेट है, मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग गाने सुनते हैं, ऐसा तो खैर कोई कह ही नहीं सकता कि कौन हमने नहीं सुनता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फेवरेट डीवा कौन सी है, मतलब है कि लोकप्रिय गायिका, फेमस फीमेल सिंगर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक। किसी भी पॉपुलर म्यूजिक की जो गायिका है, जो फेमस फीमेल सिंगर है, उसको हम कहते हैं डीवा। परफॉर्मर जानते ही हैं, बहुत आसान है, किसी भी परफॉर्मेंस को करने वाले को परफॉर्मर कहते हैं। वर्चुओसो का मतलब है पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, तो बिल्कुल मेरा यहां से ऑप्शन मिल रहा है, और इसीलिए इसका जो जवाब है वो है बी, और क्या है? वर्चुओसो, ठीक है, ठीक। वर्चुओसो, यहां आर्टिस्ट का मतलब है अ पर्सन हुज जॉब इज टू एंटरटेन पीपल बाय सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा, मतलब किसी भी तरीके से अगर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, नाचकर गाकर, उसको कहते हैं आर्टिस्ट। और यहां पर क्या है? वर्चुओसो का मतलब है पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परसूट। परफॉर्मर जानते ही है, बहुत कॉमन शब्द है। डीवा का मतलब है लोकप्रिय गायिका, फेमस फीमेल सिंगर। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है वर्चुओसो, ठीक है। वर्चुओसो, मुझे ये बताइए
कि दूसरे नंबर सवाल में क्या कहा था मैंने और उसका जवाब क्या है। कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। ये इन्वॉल्वमेंट नोटबुक से देखना नहीं है, सोचिए। अगर आपको समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले कमेंट करिए एंड देन आगे बढ़ते हैं हम सवाल में। यहां जो चौथा सवाल है वो क्या है? हाईली, मैं पहला बता देता हूं, फ्यूसिलेड। ठीक है, पहला फ्यूसिलेड। तीसरा क्या था? कॉनंड्रम। और यहां चौथा क्या है? आर्टिस्ट, वर्चोसो, परफॉर्मर एंड डीवा, जिसमें मेरा आंसर है वर्चोसो। हाउ अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। चलिए हम सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको यह याद होगा, मेरी क्लास में आप पढ़े हैं या आपने मेरी वीडियो देखी है बेसिक वाली, तो मैंने एक बार बताया था ग्रामर के कैटेगरीज के समय पर ऑर्थोग्राफी बताया था, दूसरा क्या बताया था? एटमोलॉजी, है ना, तीसरा क्या बताया था? सिंटेक्स, अगर याद हो आपको तो, चौथा पंक्चुएशन और पांचवा प्रोसोडी। ये ग्रामर का जो कैटेगरी है, जो डिवाइड किया गया है 5 हिस्से में, ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी, ये वर्ड्स के लिए है। तो अगर उस लिहाजन हम देखें तो मुझे यहां दिख रहा है एटमोलॉजिस्ट, और आपको IST लगा हुआ जो होता है, जो उसका विशेषज्ञ होता है, उसके लिए होता है। तो मेरा आंसर तो यहां से दिख गया कि डी है ना। बाकी हम सबको देख लेते हैं। एथनोलॉजिस्ट, इसका क्या होता है? प्रजातियों का अध्ययन, जो रेसेस के अध्ययन करते हैं। यहां पर लोगी, ये जहां जहां लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टडी से या साइंस से, अध्ययन का जो शाखा होता है, उस जगह पर हम यहां पर स्टडी के लिए सेंस करते हैं। ये रूट वर्ड है ना। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। रूट वर्ड का बहुत सारा 50+ एपिसोड्स हैं जो रूट वर्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, उसको आप वहां से छाट सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर देखो कि बताया कि लोगी, लोगिया, इसका मतलब होता है स्टडी। एथनोलॉजिस्ट का मतलब होता है प्रजातियों का अध्ययन, मतलब क्या? स्टडी ऑफ रेसेस, है ना। पॉलीग्लॉट, इसका मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। देखिए ये भी एक नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया कि जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट, मतलब है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। उसके लिए क्या यूज करते हैं? पॉलीग्लॉट। क्या यूज करते हैं? पॉलीग्लॉट। और लंबी, चौड़ी और मजबूत स्त्री के लिए क्या यूज करते हैं? अमेजॉन, है ना। क्या यूज करते हैं? अमेजॉन। चलिए आगे क्या कह रहा है कि ग्रामेरियन, ये आप जानते ही हैं, जो ग्रामर के बारे में जानकारी रखता है, व्याकरण को जानने वाला होता है। पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट ग्रामर, उसको कहते हैं ग्रामेरियन। एंड एटमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो शब्द की व्युत्पत्ति और शब्द के बारे में जानकारी रखता है, उसका जो विशेषज्ञ होता है। पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब होता है एटमोलॉजिस्ट। ठीक है, एथनोलॉजिस्ट का मतलब होता है प्रजाति का अध्ययन करने वाला, जो रेसेस का अध्ययन करता है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस को। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। उसके बाद है ग्रामरियन, ये बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, जो ग्रामर के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनके पास ग्रामर का नॉलेज होता है, उसको कहते हैं ग्रामरियन। एंड एटमोलॉजिस्ट का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्री, इसको छोड़िए हिंदी में, मतलब यह है कि जो वर्ड्स के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, है ना। अ पर्सन हु स्टडीज, अध्ययन करते हैं, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटमोलॉजिस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए, तो ये सिंपल हो गया। एक बार मुझे ये बताइए कि लगातार जो फायरिंग करने को या गोले दागने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं यहां पर आगे। इस क्वेश्चन में क्या था? पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वो है एटमोलॉजिस्ट। बाकी यहां ग्रामरियन, जो ग्रामर का अध्ययन करते हैं। पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। एंड एथनोलॉजिस्ट, जो रेसेस यानी प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं एथनोलॉजिस्ट। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां देखिए
अ बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, मतलब बहुत सारा काम किसी एक ऑथर का, जहां एक जो हो उसमें, तो कह रहा है एंथोलॉजी, है ना, विभिन्न लेखकों की प्रायः एक ही विषय पर लिखी गई रचनाएं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सेवरल वर्क्स, लेकिन क्या है, एक ही विषय पर, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो जा रहा है। अ बुक दैट कंटेन्स pieces of writing poems often on the same subject by different authors, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एक ऑथर के लिए, तो डिफरेंट ऑथर की बात हो गई, तो यहां पर से ये मेरा खत्म हो गया, है ना। एंथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, विभिन्न लेखकों की प्रायः एक ही विषय पर लिखी गई रचनाएं। अ बुक दैट कंटेन्स पीस ऑफ राइटिंग और पोएम्स ऑफन ऑन द सेम सब्जेक्ट बाय डिफरेंट ऑथर्स, मतलब है कि एक ही विषय पर कई सारे लेखक जो लिखते हैं, अपनी विचार रखते हैं, अपनी बातों को, अपने ढेर सारे ओपिनियन को रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। अब देखिए ग्राफी, यहां पर फिर से एक रूट वर्ड है ग्राफिया, है ना, इसका मतलब होता है टू राइट, है ना। देखिए बायोग्राफी, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र या जीवनी, किसी द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, और जो खुद से लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी होती है ना, जो सेल्फ लिखी हुई होती है उसको जीवनी, अपने से लिखते हैं, कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी, खुद लिखे तो ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ओमनीबस, किसी लेखक द्वारा लिखे गए कृतियों का संग्रह, है ना। यहां पर क्या कह रहा है, किसी लेखक द्वारा, तो एक ही लेखक है और उसका क्या है, लिखे गए कृतियों का संग्रह, क्या है, अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, किसी एक लेखक द्वारा जो लिखा जाता है उसको कहते हैं ओमनीबस, और ओमनी का मतलब होता है कई सारा, है ना, मल्टीपल, हर जगह, बहुत सारी संख्या में, इसके लिए ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सारे रूट वर्ड्स में आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 50+ एपिसोड है और ऐसे बहुत सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। चौथा जो शब्द है बिब्लियोथेक, इसका मतलब होता है एक प्रकार का पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी का सिनोनिम है ये बिब्लियोथेक, तो चौथा मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर सी है ओमनीबस। यहां एंथोलॉजी का मतलब है कि डिफरेंट राइटर के द्वारा किसी एक टॉपिक पर जो लिखा जाता है, चाहे वो पीस ऑफ राइटिंग हो, पोएम हो, कुछ भी, उसको कहते हैं एंथोलॉजी। बायोग्राफी का मतलब है किसी व्यक्ति की जीवनी जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। बिब्लियोथेक का मतलब है लाइब्रेरी, जो कि मेरा ऑप्शन नहीं है, और ओमनीबस का मतलब होता है एक वॉल्यूम जो एक लेखक द्वारा लिखे गए कई कृतियों का संग्रह होता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओमनीबस, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका सी, क्या है, ओमनीबस, ठीक है। और मैंने जो सवाल पूछा था, अगर आप सबने जवाब नहीं दिया है, वो है फिसलेट। फिसलेट का मतलब होता है लगातार गोली की फायरिंग या गोला दागा जाना, उसको कहते हैं फिसलेट, ठीक है। यहां 4 शब्द आया, एंथोलॉजी मतलब है कि एक ही टॉपिक पर डिफरेंट राइटर द्वारा लिखा गया जो है पीस ऑफ राइटिंग, पोएम्स, जो सेम सब्जेक्ट पर विभिन्न ऑथर के द्वारा लिखा जाता है। बायोग्राफी मैंने बताई, जो किसी की जीवनी है, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, खुद की जीवनी खुद के द्वारा लिखे तो ऑटोबायोग्राफी है। ओमनीबस का मतलब होता है किसी लेखक द्वारा लिखे गए कृतियों का संग्रह, और बिब्लियोथेक का मतलब है लाइब्रेरीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है। वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, है ना, जो कि दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, है ना। आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट का मतलब होता है दूसरे की संपत्ति का विध्वंस करने वाला, ठीक है। अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर जो है ना, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अ पर्सन हु कमिट्स द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो उसमें स्पेसिफाइड नहीं किया है कि फायर से, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टर मतलब होता है नाशक, विध्वंस करने वाला, किसी चीज को समाप्त करने वाला। अ फर्नेस और इवन फॉर द बर्निंग ऑफ रिफ्यूज, है ना, किसी भी तरीके से समाप्त करने वाला, ठीक है। वेंडल, जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए, है ना, क्या कह रहा है, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, यहां पर भी सेम है, डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी मतलब वही है पब्लिक प्रॉपर्टी। और वेम्पायर का मतलब है रात के समय में जीवितों का खून पीने वाला भूत,
अ डेड पर्सन हु कम्स आउट एट नाइट एंड ड्रिंक्स द ब्लड ऑफ लिविंग पीपल। ये स्टोरीज में आपने सुना होगा। तो यहां पर जो है अगर हम सही सही जाएं तो मेरा जो है वैंडल, ये जो है मेरा सब सही आंसर है। इसका जो आंसर है वो है सी। देखिए यहां पर एक फायर है, सेटिंग फायर, तो थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो गया। यहां पर भी कहीं ना कहीं फर्नेस का सेंस है, और यहां पर जो है ये वेम्पायर तो बिल्कुल अलग है, लीक से हट करके आ गया। तो आर्सनिस्ट नहीं होगा, डिस्ट्रक्टर नहीं होगा, वेम्पायर नहीं होगा, वैंडल। इसका आंसर है वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, मतलब है वैंडल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी। समझ गए? आर्सनिस्ट का मतलब होता है दूसरों की संपत्ति को विध्वंस करने वाला, लेकिन बेसिकली डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, है ना। फॉर डिस्ट्रक्टर का मतलब नाशक तो होता है, फर्निश और इवन फॉर द बर्निंग ऑफ रिफ्यूज। वैंडल का मतलब होता है जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए, वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। इसीलिए सबसे जो सटीक आंसर है इसका है सी, वैंडल। वैंडल का मतलब होता है सरकारी संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, दूसरे की संपत्ति को नाश करने वाला वैंडल कहलाता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है बिलीव इन मेनी गॉड्स, है ना। क्या कह रहा है? बिलीव इन मेनी गॉड्स। देखिए अगर आप फिर से मैं कहूंगा कि रूट वर्ड के सेशन को करेंगे तो मोनो मतलब होता है एक, ए मतलब होता है नो, ठीक है, पॉली मतलब होता है मेनी, ठीक है, और पैन का मतलब होता है कि हर जगह, है ना। चलिए पैन इंडिया बोलते हैं ना, पैन अमेरिका बोलते हैं। चलिए देखिए, प्रकृति को ईश्वर मानने की धारणा, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, जहां पर ISM लगा हुआ होता है, जैसे मार्क्सिज्म, है ना, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, एथीज्म का मतलब क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है, धारणा। तो प्रकृति को ईश्वर मानने की धारणा, बिलीफ ऑफ गॉड इन नेचर, इसको कहते हैं पैंथीज्म। मोनोथीज्म का मतलब है किसी एक ईश्वर को मानने की धारणा। हमको कैसे समझ में आया? मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, और यहां कह रहा है मेनी गॉड्स, तो सिंपल सिंपल दिख रहा है पॉली। तो यहां देखिए अगला क्या है? बिलीफ ऑफ अ सिंगल गॉड, है ना, एक भगवान को मानने वाले को कहते हैं, किसी एक ईश्वर को मानने की जो धारणा होती है उसको कहते हैं मोनोथीज्म, ठीक है। अगला क्या है? पॉलीथीज्म का मतलब क्या है? एक से ज्यादा ईश्वर को मानने की धारणा, है ना, द बिलीव इन और वर्शिप और मोर देन वन गॉड, एक से ज्यादा को मानने। और एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, किसी ईश्वर को ना मानने की धारणा, ठीक है। ए का मतलब होता है नो, पॉली का मतलब होता है मेनी, मोनो का मतलब होता है एक। तो आराम से मुंह से छाट लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रूट वर्ड वाले सेशन को देखिए, वहां बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और शब्दों को समझ करके याद करके रखना अगर है लंबे समय तक ना, तो रूट वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, पॉलीथीज्म का मतलब क्या है? एक से ज्यादा ईश्वर को मानने की धारणा। तो थीज्म जो है ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ है, थीस्ट, अथीस्ट पढ़ा होगा आपने। तो पैंथीइज्म का मतलब है प्रकृति को ही ईश्वर मानने की जो धारणा होती है उसको कहते हैं पैंथीइज्म। मोनोथीइज्म का मतलब होता है किसी एक को ईश्वर मानने की धारणा। पॉलीथीइज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा ईश्वर को मानने की धारणा। और एथीइज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, किसी भी ईश्वर को ना मानने की धारणा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ऑप्शन क्या है? पॉलीथीइज्म, ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉलीथीइज्म, ठीक। चलिए अगला सवाल, जो कि सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और बॉटनी के पढ़ाई करने वाले बच्चों ने इसकी जवाब जरूर दी होगी, या जो बच्चे पहले से बॉटनी पढ़े हैं या फिर बायोलॉजी से किसी की तरह जुड़े हुए हैं। कह रहा है अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। क्या है? अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। देखिए पहला है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस किसको कहते हैं? पेड़ पर फूलों का विकास, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ प्लांट, ठीक है। बुके, बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स,
रीत का मतलब होता है माला या हार। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, है ना, फास्टन इन रिंग एंड यूज फॉर डेकोरेशन। अब इनकैंडेसेंस का मतलब होता है ताप दीप्ति या अत्यधिक गर्म वस्तु से निकलने वाला प्रकाश, है ना। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग incandescent, especially emission by hot body of radiation that makes it visible। मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वहां से जो रोशनी निकलती है उसको कहते हैं incandescence। रीत का मतलब होता है माला से, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बुके भी नहीं आएगा। इनफ्लोरेसेंस का मतलब है पेड़ पर फूलों का विकास, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट। क्या कह रहा है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। तो ये कहीं ना कहीं से प्लांट की चर्चा है, इसलिए इसका जवाब जो है वो है ए। इनफ्लोरेसेंस पढ़ने के लिए है, अरेंजमेंट होता है, कई हर तरह के पौधे में जो फूल की अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है, इसी के अध्ययन को इनफ्लोरेसेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, रीत का मतलब होता है माला या हार, इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जो कोई वस्तु गर्म हो जाता है और उसकी गर्मी की वजह से जो वो विजिबल हो जाता है, जो प्रकाश निकलता है, उसको कहते हैं इनकैंडेसेंस। तो यहां पर जो मेरा आंसर है वो है इनफ्लोरेसेंस। चलिए सेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है आखिरी सवाल में, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ऐसा आदमी जो ये मानता है कि सिर्फ स्वार्थ ही किसी इंसान के किसी क्रिया के लिए, किसी ह्यूमन एक्शंस के लिए उसको मोटिवेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये संदेही व्यक्ति है कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है, कोई अच्छे मन से भी कर रहा है, तो उसको ये लगेगा ना भैया यहाँ कोई ना कोई इसका स्वार्थ है। तो सीधा सीधा आ रहा है कि ऐसा आदमी जो हर व्यक्ति पर संदेह करता हो, हर व्यक्ति के एक्शन पर, ह्यूमन एक्शन पर संदेह करता हो, क्योंकि वो ये मानता है कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो पहला क्या है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता है, ये यहां पर है ही नहीं। इसका सेंस क्या है, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं होगा इसका। सिनिक जो हर बात पर संदेह करता हो, वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग। तो यहां पर लग रहा है स्केप्टिक का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई, औचित्य आदि के बारे में संशय करने वाला। तो ये हर जगह नहीं होगा, किसी बात की सच्चाई, औचित्य आदि के बारे में संशय करने वाला वन। अ पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू, राइट, एटसेट्रा। और मिसोजिनिस्ट, देखिए यहां पर फिर से एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है नफरत, नेगेटिव सेंस से। गायनी का मतलब होता है फीमेल से, जो औरतों से नफरत करता है। फिलोजिनिस्ट हो जाएगा तो प्रेम करने वाला हो जाएगा, औरतों से नफरत करने वाले को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, कह रहा पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो पहला आ गया एग्नोस्टिक जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, दूसरा है सिनिक जो हर बात पर संदेह करता है। स्केप्टिक का मतलब होता है कि जो किसी बात की सच्चाई या औचित्य या फैक्ट के जानने के लिए जो है उस पर संशय करता है ना, सच्चाई, औचित्य आदि पर संशय करने वाला। A person who doubts that something is true, right, etc. और मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है a person who hates women। तो इसका जो आंसर है वो है सिनिक, क्योंकि यहां कह रहा है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति जो ये मानता है कि भैया कोई भी इंसान का जो काम है, ह्यूमन एक्शन, वो कहीं ना कहीं उसके सेल्फिशनेस की वजह से प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, मतलब स्वार्थ के अधीन होकर के ही हम कोई काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा संशयशील होता है और वो हमेशा संदेह करता है हर एक ह्यूमन एक्शन पर। तो यहां पर जो ऑप्शन निखर करके सामने आ रहा है बी, ए, सी एंड डी मेरा आंसर नहीं है। वैसे याद रखेंगे, स्केप्टिक का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई या औचित्य को जानने आदि में संशय रखने वाला, जानने के लिए कि भाई क्या है, ट्रू है, नहीं है। A person who doubts that something is true or right, etc. मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से नफरत करता है, और एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है। ऐसे लोगों को कहते हैं इग्नोस्टिक। उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस सेशन में बहुत सारे नए वर्ड्स की प्राप्ति हुई होगी, बहुत सारे नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले होंगे। सबको आपने सफलतापूर्वक सुना भी होगा, समझा भी होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा, सबको एक एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, एंड देन जब हम अगले दिन इसी क्रम से नया एपिसोड लेकर के आएंगे,
तब आप पहले वाले को रिवीजन करके यहाँ पर उपस्थित होइएगा। साथ में अगर बीच में उचित गैप मिले, लगे कि आप भूल गए हैं, तो 1-2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्द इसी तरह के एक फ्रूटफुल सेशन के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स किसिंग से दिस इज बी किसिंग साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।